नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूनेस्को ने भारत के कुल 42 स्थलों को अपने विश्व धरोहर सूची का दर्जा दिया है और उनके हम इतिहास को अच्छे से जानेंगे और साथ ही यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कब यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची का स्थान दिया। तो जैसा कि आप इस वीडियो का थीम ही देख सकते हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में। तो अगर यूनेस्को की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर वर्ष 1945 में और भारत इसका सदस्य देश बना था 1946 में। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी स्थापना होगी कि 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत इसका सदस्य बन गया था वर्ष 1946 में। और इसके हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय जो है फ्रांस के पेरिस में है। साथ ही साथ आगे की अगर बात करते चलें तो यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक विश्व स्तर की संस्था है। ये संस्था विश्व भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर, जिसे मानवता के लिए उत्कृष्ट मूल्य माना जाता है, की पहचान, संरक्षण और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने का निरंतर प्रयास करती है। इस आधार पर जो भी विशेष संस्कृति या भौतिक महत्व के कारण जिन स्थलों का चयन होता है, साथ ही साथ उन्हें विश्व धरोहर की सूची यानी कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा जाता है। जानकारी दे दें कि विश्व धरोहर स्थलों की सूची में विश्व धरोहर कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम द्वारा तैयार किया जाता है और यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इस कार्यक्रम को संचालित करती है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि वर्ष 2023 तक भारत में कुल 42 विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं। इनमें से 37 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक खांग चेंगजोंग जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह मिश्रित प्रकार का है। मिश्रित प्रकार का मतलब कि यहाँ पर सांस्कृतिक तथ्य भी हमें देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ प्राकृतिक तथ्य भी हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ ये जान लें कि विश्व धरोहर स्थलों की शामिल स्थलों में भारत का जो स्थान है वह विश्व में 6वां स्थान है, अर्थात कि भारत में सबसे अधिक जो विश्व धरोहर स्थल की सूची है उस लिस्ट की अगर बात की जाए तो भारत का इसमें 6वां स्थान आता है। अब यहाँ पे जो भारत का सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एक एक करके और उसके तस्वीर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं आगरा का किला। तो यहाँ पे अगर आगरा के किले की बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है और यह किला प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जिसका निर्माण सिकरवार वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। लाल किले का निर्माण बलुआ पत्थर के द्वारा, मतलब यहाँ पे आगरा के लाल किले की बात की जा रही है तो आगरा के लाल किले का जो निर्माण है वह लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। और लाल किले पर सिकरवार वंश के बाद 1080 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी, दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक मोहम्मद सिकंदर लोदी जो कि 1504 तक और 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने अपना आधिपत्य स्थापित किया और इसके बाद मुगलों ने अपना यहाँ पर शासन चलाया। मुगल साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक जो थे शाहजहां द्वारा इस किले को वर्तमान मौजूदा लाल रंग का रूप भी दिया गया था और इस किले में शाहजहां द्वारा निर्मित जहांगीर महल और खास महल भी मौजूद है। और अगर आगरा के किले की बात की जाए तो इसे वर्ष 1983 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अगला जो आपको दिख रहा है यह है अजंता की गुफाएं। तो इसके बारे में कि सबसे पहले भारत में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था अजंता की गुफाओं को ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको तस्वीर दिख रही है यह है अजंता की गुफाओं की। और अजंता की गुफाओं की अगर बात की जाए तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। औरंगाबाद के पास वाली नदी बघोरा के पास सह्याद्री पर्वतमाला है और जहाँ ये रॉक काट कर गुफाओं की एक श्रृंखला तैयार है जिन्हें अजंता केव यानी कि अजंता की गुफाओं के नाम से जाना जाता है। अजंता की गुफाओं में अजंता की गुफाओं में जो कुल संख्या है गुफाओं की, उनकी संख्या है कुल 29 और ये गुफाएं मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म की शिल्पकारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी माना जाता है। इन पर की गई कारीगरी एक उत्कृष्ट नमूना है जो बौद्ध धर्म के धार्मिक मान्यताओं एवं संस्कृतियों को जीवंत चित्रण करने का उदाहरण देता है। इन गुफाओं में 29 गुफाओं में से 25 का उपयोग आवासीय गुफाओं या विहार हेतु किया जाता था। बाकी 4 गुफाओं जो थी उसमें चैतन्य, जिसे हम लोग प्रार्थना कहते हैं, प्रार्थना हाल के रूप में उपयोग किया जाता था। माना जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण का जो विकास था, इन्हें निर्माण किया गया था 2000 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य इनका निर्माण कार्य हुआ था। यानी कि इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 2000 ईसा पूर्व और यह बनकर तैयार हुआ था 650 ईस्वी में और यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था वर्ष 1983 में।
अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है यह है तस्वीर ताजमहल की। ताजमहल के बारे में सभी लोग जानते हैं कि दुनिया के 7 अजूबाओं में से एक है, तो हम जानते हैं ताजमहल के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित ताजमहल दुनिया के 7 अजूबाओं में से एक माना जाता है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया था। ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित सफ़ेद संगमरमर से बना मकबरा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग, विदेशी पर्यटक और भारतीय लोग भी जाते हैं। ताजमहल को 17 वर्ष की अवधि में पूरा किया गया था। इसका निर्माण इसका निर्माण जो शुरू हुआ था वर्ष 1631 में हुआ था और यह बनकर तैयार हुआ था 1648 में। ताजमहल मुगल वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये अपने अद्वितीय बनावट और स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। इस धरोहर का निर्माण की वास्तुशैली फारसी, तुर्की, इस्लामी और भारतीय वास्तुकला, ये सारी वास्तुकलाएँ, यानी कि इसमें हमें फारसी वास्तुकला, तुर्की वास्तुकला, इस्लामी वास्तुकला और भारतीय वास्तुकला भी देखने को मिलती है। और यूनेस्को ने इसे भी वर्ष 1983 में अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है यह है एलोरा की गुफाओं की। ये गुफा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ये भारतीय पुरातात्विक स्थल है जिसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। एलोरा की गुफाएं भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। यहाँ पे अगर कुल गुफाओं की संख्या की बात की जाए तो एलोरा की गुफाओं में कुल गुफाओं की संख्या है 34, जिनमें से 12 गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, 17 गुफाएं जो है वह हिंदू धर्म को समर्पित हैं और 5 गुफाएं जो हैं वह जैन धर्म को समर्पित हैं। प्रसिद्ध एलोरा का कैलाश मंदिर भी इन्हीं गुफाओं में स्थित है। एलोरा की गुफा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समर्पित है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1983 में शामिल किया गया था। अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है यह है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि ओडिशा में स्थित है। इसके बारे में अगर जानें तो कोणार्क का सूर्य मंदिर को वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में रखा गया था। यह सूर्य मंदिर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, जो भगवान सूर्य के रथ का एक विशाल प्रतिरूप स्वरूप यहाँ पर बनाया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। भगवान सूर्य के रथ को देखने पर आप पाएंगे कि 24 पहियों का प्रतीकात्मक डिजाइन से सजाया गया है और 7 घोड़ों द्वारा इस रथ को खींचते हुए भी दर्शाया गया है। इस मंदिर के निर्माण हेतु लाल रंग के बलुआ पत्थरों और ग्रेनाइट के पत्थरों का भी उपयोग किया गया है। तो यह कोणार्क का सूर्य मंदिर, और इसे कलिंग शैली, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शैली क्या है तो इसे कलिंग शैली में बनाया गया है। और कलिंग भी कहाँ पे स्थित है? आपके उड़ीसा में। आपने अशोक के बारे में सुना होगा जिसने कलिंग का युद्ध लड़ा था, तो इसे कलिंग शैली में बनाया गया है। अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है यह है आपका महाबलीपुरम का स्मारक। अगर इसके बारे में जानें तो महाबलीपुरम के स्मारक जो हैं यह समूह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं और इसका निर्माण स्थापत्य पल्लव, इसकी अगर निर्माण या स्थापना की बात की जाए तो पल्लव राजाओं के द्वारा 7वीं और 8वीं सदी के दौरान की गई थी और यह मंदिर बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है। मंदिर का निर्माण जो है चट्टानों को तराश कर इसका निर्माण किया गया है। इन गुफाओं में मंदिरों की श्रृंखला में अर्जुन की तपस्या, गंगा का अवतरण और शोर मंदिर अधिक लोकप्रिय हैं। तो इन मंदिरों में अगर आप घूमने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे अर्जुन की तपस्या, गंगा का अवतरण और शोर मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि खास करके फेमस है। इस शहर को सप्त पैगोड़, यानी कि जो आपका महाबलीपुरम है उसे सप्त पैगोड़ के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्मारकों में एकात्मक मंदिर, 7 मंदिरों के अवशेष और 5 रथ भी शामिल है, इसलिए इसे सप्त पैगोड़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो आपको दिख रहा है यह है आपका फिगर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का। अगर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह राष्ट्रीय उद्यान जो आंशिक रूप से असम राज्य के गोलाघाट और नागांव जिले में स्थित है और यह सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। हालांकि आपने पता है कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह हेली नेशनल पार्क है, जिसका वर्तमान नाम, ठीक है, मतलब कि पहले हेली था, उसके बाद उसका नाम जिम कार्बेट हुआ और जिसका वर्तमान नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, वह उत्तराखंड में स्थित है। हालांकि इसकी भी गिनती पुराने नेशनल पार्कों में आती है। यह राष्ट्रीय उद्यान लगभग 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें नदी और दक्षिण में कार्बी आंग्लो पहाड़ियाँ भी शामिल किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1904 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी।
काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। इस उद्यान में एक सींग वाले गैंडे की सबसे अधिक आबादी है। इसी वजह से वर्ष 1984 में यूनेस्को ने इस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर की श्रेणी में डाला। तो अगर इस प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान होते हैं तो इस प्रकार के अगर इस प्रकार के हेरिटेज साइट होते हैं तो इन्हें हम लोग प्राकृतिक में शामिल करते हैं, और इससे पहले के जो होते हैं वो क्या थे, सांस्कृतिक। और जहाँ पे हमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों मिलते हैं उन्हें हम लोग आपका सम्मिलित विश्व धरोहर की सूची के अंतर्गत रखते हैं। अगला जो आपको चित्र दिख रहा है यह मानस राष्ट्रीय उद्यान कह लें या मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। हालांकि वर्तमान समय में यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और इसके अंतर्गत आपका वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य वर्ष 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। यह अभ्यारण्य असम में स्थित एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, और इसकी स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी। यानी कि मानस की स्थापना जो हुई थी वर्ष 1990 में हुई थी। वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ साथ यहाँ पर बाघ एवं हाथी आरक्षित क्षेत्र भी हैं, जो कि मानस टाइगर रिजर्व का वर्तमान समय में हिस्सा है। एक जैव विविधता हॉट स्पॉट के अंतर्गत भी इसका चयन किया गया है, और यहाँ से बेसिक तौर पे मानस नदी गुजरती है, जिसके कारण इसका नाम मानस राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। फॉरेस्ट हिल, जलोढ़ घास के मैदान और इस स्थल के सुंदरता और शांत वातावरण के कारण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की यहाँ पर एक श्रृंखला पाई जाती है। यहाँ कई प्रकार के लुप्तप्राय प्रजाति जैसे कि बाघ, एक सींग वाले राइनो, स्वीप डियर, दलदली हिरण, पिग्मी हॉग और बंगाली फ्लोरिकन के रहने के लिए एक उपयुक्त वातावरण मानस राष्ट्रीय उद्यान प्रदान करता है। अगली जो आपको तस्वीर दिख रही है यह है हम्पी के स्मारक समूह की। हम्पी कहाँ पे, कर्नाटक। तो यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं कि हम्पी के स्मारक समूह को विश्व धरोहर स्थल की सूची में वर्ष 1986 में शामिल किया गया था। इस स्थल को विजयनगर का आखिरी राजधानी भी माना जाता है। हम्पी के मंदिर कर्नाटक राज्य के तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, और हम्पी के मंदिर को तत्कालीन शासकों द्वारा 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में बनवाया गया था। इन मंदिरों को उनकी पुष्प अलंकरण, बड़ी विमान, बड़े विशाल खंभों, स्पष्ट नक्काशी, भव्य मंडपों एवं मूर्तिकला तथा पारंपरिक चित्र निरूपण के लिए भी इसे जाना जाता है, जिसके कारण यहाँ पे बेसिक तौर पे रामायण और महाभारत काल के विषय भी इसमें शामिल किए गए हैं। अगली जो आपको तस्वीर दिख रही है यह है फतेहपुर सीकरी की तस्वीर। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है और जिसे मुगल सम्राट अकबर ने 16वीं शताब्दी में बसाया था। एक समय इसे छोटी अवधि के लिए इसे साम्राज्य की एक कम समय के लिए साम्राज्य की राजधानी भी बनाया गया था अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी मस्जिद हिंदू और पारसियों की वास्तुकला का एक सम्मिलित उदाहरण यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। इस स्थल पर मशहूर बड़े मस्जिदों में जामा मस्जिद और अन्य स्मारक भी यहाँ पर काफ़ी मौजूद हैं। स्मारकों की सूची में आँख मिचौली, दीवाने खास, बुलंद दरवाज़ा, शाही मस्जिद, पंचमहल, ख्वाबगाह, जोधाबाई का महल और अनूप तालाब आदि फतेहपुर सीकरी में है। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा, और अकबर ने इसे कुछ समय के लिए अपना बेसिक तौर पे राजधानी भी बनाया था। अगली जो आपको तस्वीर दिख रही है यह गोवा के गिरजाघर व कॉन्वेंट, जिसे हम लोग कॉन्वेंट होता है मठ। तो यह है गोवा के गिरजाघर। अगर इसकी बात की जाए तो गोवा के गिरजाघर व कॉन्वेंट दक्षिण भारत में गोवा के पणजी में स्थित है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। गोवा का चर्च पुर्तगाली गोथिक शैली में किया गया है। इसके निर्माण की अगर बात की जाए तो इसकी शैली क्या है? तो पुर्तगाली गोथिक शैली है, जो कि विशेष रूप से बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एशिया में ईसाई धर्म के प्रचार के प्रारंभ का संकेत देता है। यानी कि एशिया में ईसाई धर्म के प्रारंभ की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? तो गोवा के गिरजा घर से हुई थी। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में सेंट फ्रांसिस जेवियर की पवित्र कब्र है, और सेंट फ्रेंसिस जेवियर और सेंट कैथेड्रल के मकबरे भी यहीं पर स्थित हैं। इस स्मारक को एशिया के प्रमुख हिस्सों में मैनुअली मैनर और बाराको कला के प्रसार के लिए भी जाना जाता है। अगली जो आपको तस्वीर दिख रही है यह है सांची का बौद्ध स्तूप। अगर इसकी बात की जाए तो सांची का बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। जैसा कि नाम से ही समझ सकते हैं कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है।
वर्तमान में यही बौद्ध अभयारण्य, जो कि सबसे पुराना अभयारण्य है, जो अभी भी अस्तित्व में, ये 12वीं शताब्दी तक भारत में एक प्रमुख बौद्ध का केंद्र हुआ करता था। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था, जबकि बाद में अग्निमित्र शुंग ने इस स्तूप को फिर से बनवाया और इसे बड़ा और विशाल स्वरूप दिया। सांची के बौद्ध स्मारकों में स्तंभों, प्रसादों, मंदिरों और मठों का निर्माण अलग अलग राज्यों द्वारा किया गया है। बताते हैं कि यहाँ भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ अवशेष रखे हैं और देश के सबसे संरक्षित क्षेत्रों में से एक माना जाता है सांची के स्तूप को। वर्ष 1989 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया था। तो इस प्रकार के अगर स्थल होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, सांस्कृतिक महत्व के स्थल। ठीक है, अगर किसी प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान है तो उसे हम कहते हैं प्राकृतिक महत्व के विश्व धरोहर के स्थल, और जहाँ पर दोनों चीज़ें हमें मिलती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सम्मिलित स्वरूप से विश्व धरोहर के स्थल। अगली जो आपको तस्वीर दिख रही है यह है एलिफेंटा के गुफाओं की। तो अगर इसकी बात की जाए तो एलिफेंटा की घारापुरी की गुफाओं के नाम से जाना, एलिफेंटा को घारापुरी की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है, जो महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर मुंबई में स्थित है। एलिफेंटा द्वीप किसी समय कोंकणी मौर्यों की द्वीपीय राजधानी भी हुआ करती थी और घारापुरी गुफाओं का निर्माण 5वीं और 7वीं शताब्दी में किया गया था। और यहाँ पर अगर कुल गुफाओं की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर कुल गुफाओं की संख्या है 7। यहाँ की गुफाओं में 7 में से 5 गुफाओं में हिंदू और बाकी 2 गुफाओं में बौद्ध धर्म को लिए समर्पित किया गया, यानी कि जो 7 गुफाएं हैं उनमें से 5 गुफाएं जो हैं हिंदू धर्म के लिए समर्पित की गई हैं और जो आपकी 2 गुफाएं हैं वह बौद्ध धर्म के लिए समर्पित हैं। इनमें से मुख्य गुफाओं में कुल 26 स्तंभ हैं, जहां शिव के अनेक रूपों का वर्णन करती हुई मूर्तियां भी बनाई गई हैं और उसे हमें देखने को भी मिलता है। यह शैव पंथ से जुड़ी शिल्प कला का संग्रह है। वर्ष 1987 में इसे यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। ये गुफाओं में ये बेसिक तौर पे अगर इन गुफाओं की बात की जाए तो इसे पहाड़ों को काट कर की गई कारीगरी, जो कि दक्षिण भारतीय मूर्ति कला का एक अद्भुत नमूना जो हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, वहाँ पे ठीक है एलिफेंटा की गुफाओं में हमें ये चीज़ें देखने को मिलता है कि एक विशालकाय पहाड़ को काट कर इन गुफाओं को बनाया गया है। अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है यह सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान का। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा में स्थित है और उसी सुंदरवन डेल्टा के कारण ठीक है इस राष्ट्रीय उद्यान का भी नाम रखा गया सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान विश्व में बंगाल बाघ के लिए, जिसे हम लोग इंग्लिश में बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर बंगाल टाइगर की एक बड़ी संख्या भी हमें देखने को मिलती है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी और यहाँ पर 400 से ज़्यादा बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। बाघों के साथ ही ये पक्षियों के लिए भी काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर एक पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में है। पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के साथ साथ विश्व स्तर पर 325 संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थल भी है, तो उससे इसकी तुलना की जाती है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि भारत के कुल 42 स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है यूनेस्को के। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके 2 से 3 पार्ट हो सकते हैं, तो जिसका यह पहला पार्ट रहा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर कुछ जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।